भाषा के रूप में प्रथम अगर उल्लेख मिलता है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो कब कहाँ मिलता है? वो उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है अमीर खुसरो की एक रचना है। उस रचना का नाम है खालिक बारी। अमीर खुसरो की एक रचना है खालिक बारी। तो ये जो खालिक बारी है, उसी खालिक बारी में अवधि को भाषा के रूप में लिखा गया है। यानी अवधि इसमें क्या किया, इस रचना में भारत की विभिन्न भाषाओं के बारे में चर्चा होते होते उसमें एक अवधि का भी जिक्र है। तो अवधि को अगर हम कहें इसको कि सर्वप्रथम भाषा के रूप में अवधि का जिक्र कहां मिलता है? तो इसमें मिलता है। और इनका समय क्या है? 1253 से 1325 ईस्वी। तो यहां से हम लोगों को यह समझना होगा कि सबसे जो पहला प्रमाण जो मिलता है कि अवधि को भाषा के रूप में जहां स्थान मिला है, यानी जो प्रमाण है कि भाषा भाषा के रूप में अवधि को कब स्वीकार किया, तो जो पहला जिक्र मिलता है उपलब्ध, पता नहीं कि इसके पहले जिक्र हुआ या नहीं, लेकिन जितनी उपलब्ध सामग्रियां हैं उनमें से अगर देखा जाए तो प्रथम जो ऐसी सामग्री जहां अवधि को भाषा के रूप में व्यक्त किया गया है, तो वह रचना कौन सी है? खालिक बारी। और वो किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना। तो इसमें विभिन्न भाषाओं के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने अवधि का भी जिक्र किया था। समझ में आ रही है बात? प्रेमी निराली, गुड इवनिंग। तो ये बात समझ में आई। तो क्या हम यहां ये समझ सकते हैं या ये अर्थ लगा सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि भाषा के रूप में अगर अवधि स्थापित हो चुकी थी, कब? भाषा के रूप में अवधि स्थापित हो चुकी थी, कब? तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है। तो ये हम लोग यहां तक समझ सकते हैं कि अवधि का भाषा के रूप में जो जिक्र है वो खालिक बारी में मिलता है, जो अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का जो समय है वो 1253 से 1325 तक है। तो अगर हम 1253 को या 1299 तक भी बात मानते हैं, तो उसी के कालखंड में इन्होंने यहाँ यहाँ इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी के अंत तक ये जो अवधि है वो भाषा के रूप में स्थिर हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो की एक रचना है खालिक बारी, और खालिक बारी में अवधि का भाषा के रूप में जिक्र है। तो ये हम कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ये मैंने कल पढ़ा दिया है। इसके बाद इसके बाद एक दो बातें और आप लोगों को समझनी है। क्या समझनी है? पहली बात यह समझनी है कि क्या इससे पहले अवधि का जिक्र हुआ है किसी रचना में या नहीं हुआ। तो ऐसा प्रमाण आता है कि अवधि का इसके पूर्व भी जिक्र हुआ है।
यानी खालिक बारी के पूर्व भी अवधि का जिक्र हुआ है, अवधि का जिक्र मिलता है। कहां? तो दो रचनाएं हैं। एक रचना है राउलबेल, एक रचना क्या है? एक रचना है राउलबेल, और दूसरी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक, ये दो रचनाएं ऐसी हैं जिनमें अवधि का जिक्र मिलता है, अवधि का वर्णन मिलता है। ये किसकी रचना है? तो ये रोडा की रचना है, और ये दामोदर कवि की रचना है। लेकिन इसे हम प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? प्रमाण के रूप में इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इन दो रचनाओं का जो कालखंड है, इसका और इसका जो कालखंड है या समयावधि है, वो प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि इसका कालखंड हमें पता नहीं है, इसकी समयावधि हमें पता नहीं है, निश्चित रूप से प्रमाणिक नहीं है, इसलिए इसे हम प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते। हालांकि इन रचनाओं में अवधि का कौन सा रूप दिखलाई पड़ता है? तो अवधि, इन दो रचनाओं में अवधि का निर्माणाधीन निर्माणाधीन स्वरूप दिखलाई पड़ता है। लेकिन हम ये स्वीकार प्रमाण के रूप में नहीं कर सकते कि क्योंकि इन दोनों रचनाओं का कालखंड, काल हमें ज्ञात नहीं है प्रमाणिक। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, आगे क्या है कि अब हम बात करेंगे कि हाँ, यानी कि अवधि की प्रथम, जो अवधि का प्रथम भाषा के रूप में अगर प्रमाण कहीं मिलता है तो खालिक बारी में मिलता है, जो अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, अब देखिए कि सूफी काव्य धारा में अवधि का विकास, दो काव्य धाराएं हुई, चार काव्य धाराएं हुई मध्यकाल। मध्यकाल में कितनी काव्य धाराएं हुई? चार। एक तो ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी, एक रामाश्रयी, और एक कृष्णाश्रयी। ठीक है, चार विधाएं, चार शाखाएं थी। इन चार शाखाओं में जो प्रेमाश्रयी शाखा है और रामाश्रयी शाखा है, इन दो शाखाओं में अवधि में रचनाएं प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो अगर हम मध्यकाल में अवधि के विकास पर चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि सूफी काव्य में प्रेमाश्रयी शाखा में अवधि का स्वरूप क्या था, और रामाश्रयी शाखा में, राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूफी काव्य धारा में अवधि का स्वरूप क्या था और अवधि किस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि पा रही थी, विकास में उसकी गति बढ़ रही थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूफी काव्य धारा में अवधि। ठीक है,
अब आप लोगों को ये समझना है, अब आप लोगों को क्या समझना है, अब आप लोगों को ये समझना है कि जो हम लोगों का जो वैदिक साहित्य रहा, जो पौराणिक साहित्य रहे, संस्कृत परंपरा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, तो उस संस्कृत परंपरा में लिखे गए ग्रंथों में अनेक प्रकार के आख्यान थे, अनेक प्रकार की कहानियां प्रचलित थीं, और उन्हीं कहानियों को केंद्र में रखकर अनेक प्रेम गाथाएं लिखी जाने लगी। ठीक है, संस्कृत की जो कहानियां थी, उन कहानियों को केंद्र में रखकर अनेक प्रकार के प्रेम गाथाएं लिखी जाने लगी। जैसे उर्वशी पुरूरवा, कौन कौन संस्कृत में प्रसिद्ध कथाएं कौन कौन है? उर्वशी, पुरूरवा, ठीक है, उर्वशी पुरूरवा है, उषा अनिरुद्ध है, और मालती माधव है। बहुत सारी कथाएं हैं। उषा अनिरुद्ध, मालती माधव, मालती माधव, ठीक है। तो ये जो कथाएं हैं, आदि आदि बहुत सारी ऐसी कथाएं थी जो संस्कृत की कहानी, संस्कृत के जो पौराणिक आख्यान थे, उनमें ये सारी कहानियां हैं। उन कहानियों को, इन ऐसी कहानियों को केंद्र में रखकर बहुत सारी प्रेम गाथाएं लिखी गई, वो भी लोक भाषा में। संस्कृत में तो थी ही, लोक भाषा में, जन भाषा में ऐसी रचनाएं, ऐसी प्रेम गाथाएं लिखी जानी। ठीक, लेकिन यह सुखद संयोग हुआ कि यह सुखद संयोग क्या हुआ कि 14वीं शताब्दी के आसपास जो प्रेम गाथाएं लिखी जाने लगी, उसके लिए अवधी भाषा और दोहा चौपाई जो छंद है, वो रूढ़ हो गया। क्या हुआ? 14वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ? तो प्रेम गाथाएं लिखने हेतु, लिखने के लिए अवधी भाषा रूढ़ हो गई। अब क्यों रूढ़ हो गई? रूढ़ होना का मतलब, रूढ़ होने का मतलब, नहीं, ये सारी रचनाएं सूफी की नहीं है, ये सारी रचनाएं संस्कृत आख्यानों की है, संस्कृत की रचनाएं हैं, जिनको केंद्र में रखकर अनेक लोक भाषाओं में उषा अनिरुद्ध की कथाएं प्रचलित हैं, उर्वशी पुरूरवा की कहानियां प्रचलित हैं लोक भाषाओं में। बाकी इन कहानियों का मूलतः वर्णन मिलता है संस्कृत ग्रंथों में, लेकिन लोक भाषाओं में इन कहानियों का जिक्र हर जगह मिलता है। ठीक है, ये सूफी रचनाएं नहीं। सूफी रचनाएं आगे कौन कौन सी हैं ये मैं बतलाऊंगा। तो मैं बतला रहा हूं कि 14वीं शताब्दी में क्या हुआ कि प्रेमाख्यानक लिखने के लिए अवधी भाषा रूढ़ हो गई। अब रूढ़ हो गई, इसके पीछे का कारण, रूढ़ होना का मतलब स्थिर हो जाना, कि अगर प्रेमाख्यानक लिखना है तो अवधी भाषा में ही लिखी जाएगी। इसको कहते हैं रूढ़ हो जाना। क्यों हुआ ऐसा? तो इसलिए हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अवध क्षेत्र कहलाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सूफी थे, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया कि उनके जो रहस्यवादी सिद्धांत थे, सूफी के रहस्यवादी सिद्धांत, सूफी रहस्यवादी सिद्धांत
की अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा में प्रेम गाथा को चुना। क्या मैंने लिखा? तो इसके पीछे का कारण यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि अवध क्षेत्र के को कहते हैं, उसमें उस वहां जो रहने वाले सूफी संत थे, उन सूफी संतों ने क्या कहा, सूफी संतों की विचारधारा में जो रहस्यात्मकता है, जो रहस्यवादी सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का, उन सिद्धांतों के प्रकटीकरण के लिए, उन सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए उन लोगों ने क्या चुना? उन लोगों ने लोक भाषा में प्रेम गाथा को चुना। यानी लोक भाषा में प्रेम गाथाएं हम लिखेंगे और उन प्रेम गाथाओं के माध्यम से अपने रहस्यवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति दे देंगे। क्या उन लोगों ने सोचा? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सूफी संतों ने सोचा कि लोक भाषा में जो प्रेम गाथाएं हम लोग लिखेंगे और लिखने के उन्हीं प्रेम गाथाओं के माध्यम से हम अपने रहस्यवादी सिद्धांतों को अभिव्यक्त कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में यह हुआ कि अनेक सूफी संतों ने अनेक प्रेम गाथाएं लिखी। वो भी किस भाषा में? पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा अवधी। तो अवधी में अनेक लोक भाषाओं में, अवधी यानी लोक भाषा, तो अवधी में अनेक प्रकार के प्रेम गाथाएं, अनेक प्रकार की प्रेम गाथाएं लिखी गई। और इससे क्या हुआ कि मध्यकाल में सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जितने ग्रंथ लिखे गए, उसमें अवधी भाषा का बड़ा विस्तार हुआ, अवधी भाषा का बड़ा विकास हुआ। और धीरे धीरे यही अवधी जो लोक भाषा थी, धीरे धीरे इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वह काव्य भाषा बन गई। मैंने कहा था कल की कक्षा में कि भाषा क्या होती है? लोक भाषा, जन भाषा सुगठित उस ढंग से नहीं होती, लेकिन आने वाले वर्षों में, कई वर्षों में, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो वह जो भाषा है वह स्थिरता पा जाती है। और जब स्थिरता पा जाती है, उसका स्वरूप सुगठित हो जाता है, तो वो काव्य भाषा का रूप स्थान ले लेती है। तो इस वजह से अवधी यानी सूफी काव्य धारा में क्या हुआ? अवधी का उत्तरोत्तर विकास होता गया। अवधी दिन प्रतिदिन उसका विकास होता गया। कैसे हुआ, अब आगे हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहले जिस महान शख्स ने अवधी भाषा में जो प्रेमाख्यानक ग्रंथ लिखे, उस महान व्यक्ति ने क्या किया कि उसकी रचना मात्र ने अवधी को लोक भाषा से साहित्यिक भाषा का स्थान दे दिया। और उसकी रचना का नाम है चंदायन। इस रचना को लिखा है, इस रचना के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने अवधी में चंदायन नामक एक रचना प्रस्तुत, कब की? 1379 ईस्वी के आसपास, लगभग 1379। ठीक है। तो इस समय जैसे ही इन्होंने चंदायन की रचना की, चंदायन इतनी प्रसिद्ध हुई कि जो अवधी भाषा थी, वो अवधी भाषा एकाएक लोक भाषा से काव्य भाषा का स्थान ले गई। लोक भाषा से काव्य भाषा के आसन पर विराजमान हो गई। ठीक है। और इस अवधि में, इस चंदायन में ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है। इस कैसे अवधि का प्रयोग हुआ है? तो ठेठ अवधि, ठेठ अवधि
ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ। इसके बाद एक रचना लिखी गई कुतवन वन की मृगावती। ये भी रचना काफी प्रसिद्ध हुई, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई। ठीक है, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई। और ये जो मृगावती है वह कब लिखी गई, तो 1501 के आसपास। एक कहीं 1503 भी मिलता है। तो ऐसे महान साहित्य लिखे जा रहे थे। लेकिन सूफी काव्य धारा में जितने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक अवधी भाषा को विकसित करने वाला जो साहित्य लिखा गया वो किस कवि ने लिखा, वो लिखा, अब वो रचना कौन सी है, वो रचना है, वो कौन सी रचना है, वो रचना है